नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में हिंदी को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज हम लोग हिंदी के जो प्रश्न करने वाले हैं वो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के इन प्रश्नों को ध्यान से हल करें। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। आप दोस्तों आइए क्लास में चलते हैं और आज की प्रश्नों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है बहुभाषिता। ऑप्शन है आपके भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है। बी ऑप्शन में भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। सी ऑप्शन में है भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। और डी ऑप्शन में भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारत एक बहुभाषी देश है और बहुभाषितावाद भारतीय अस्मिता का अभिन्न अंग है। हमारे देश में 1600 से अधिक भाषाओं की पहचान की गई है। बहुभाषिता भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है बच्चे विद्यालय आने से पहले ऑप्शन है भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। बी ऑप्शन में है अपनी भाषा की नियमबद्ध की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। और सी ऑप्शन में कोरी स्लेट होते हैं। और डी ऑप्शन में है भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशल के साथ होते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है भाषा का प्राथमिक रूप है सांकेतिक, व्याकरणिक, लिखित, मौखिक। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा सांकेतिक भाषा। भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन आते हैं जिनमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है जिससे कि अपने विचारों और भावों को दूसरों से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। अतः भाषा का प्राथमिक रूप सांकेतिक भाषा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है। ए ऑप्शन में आदेशात्मक, बी ऑप्शन में है अनुदेशानात्मक, और सी ऑप्शन में है नकारात्मक, और डी ऑप्शन में है सांतिक। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा अनुदेशनात्मक यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण अनुदेशनात्मक कार्य है क्योंकि शैक्षणिक निदान का प्रयोग ही उपचारी शिक्षण है। शैक्षणिक निदान द्वारा बालकों की कठिनाइयों का पता लगाकर इन कठिनाइयों को दूर करते हुए जो शिक्षण कार्य अपनाया जाता है वही उपचारी शिक्षण कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है हिंदी विषय के मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण है। ऑप्शन है छात्रों को अंक देना सरल तथा अधिक विश्वसनीय होता है। बी ऑप्शन में छात्रों को संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करना पड़ता है। सी ऑप्शन में है छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। और डी ऑप्शन में है छात्रों की लेखन शैली तथा एवं भाषा शैली की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। छात्रों को अंक देना सरल और अधिक विश्वसनीय होता है। हिंदी विषय के मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण यह है कि छात्रों को अंक देना सरल और अधिक विश्वसनीय होता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है लोकगीतों से संबद्ध राज्यों की जानकारी देना। बी ऑप्शन में है लोकगीतों की रसानुभूति। सी ऑप्शन में है लोकगीतों के माध्यम से भारत की संस्कृति विशेषताओं से परिचित करना, और डी ऑप्शन है लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना।
तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा, तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का उद्देश्य यह है कि लोकगीतों की रसानुभूति प्राप्त हो सके। इसके माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित करना, साथ ही भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना है। जबकि लोकगीतों से संबंध राज्यों की जानकारी देना सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। ऑप्शन है ए ऑप्शन में है भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। बी ऑप्शन में है भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फूलती फलती हैं। सी ऑप्शन में है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। और डी ऑप्शन में है भाषा का जितना अधिक उपयोग किया जाएगा उतनी ही भाषा की पकड़ मजबूत होती जाएगी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, जितना अधिक भाषा का प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं। ये सभी भाषा की प्रकृति के संबंध को उचित हैं, जबकि भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुकरण करती है। यह कथन भाषा की प्रकृति के संबंध में उचित नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आप कहानियाँ कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन है प्रत्यक्ष उपदेशात्मक। बी ऑप्शन में है कहानियों कविताओं का व्याकरण के नियमों की जानकारी की दृष्टि से संबद्ध होना। सी ऑप्शन में घटनाओं शहरों पदों में दोहराव। डी ऑप्शन में प्रतिष्ठित लेखकों की कहानियाँ कविताएं बच्चों को पढ़ाई जाएं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर कहानियों व कविताओं का व्याकरणिक नियमों से जानकारी की दृष्टि से संबंध होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, वाचन यानी पाठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्य सर्किट का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। यह कथन किसका है। जीन पियाजे, कैथरीन ओकानर, सी ऑप्शन में बी ऑफ स्किनर और डी ऑप्शन में चॉम्स्की। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कैथरीन। दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्म फल में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अवयवी भाव समास। तो कर्म फल तत्पुरुष में इसमें दोस्तों तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कर्म का फल अर्थात कर्म फल में समास तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें पूर्व पद गौड़ रहता है तथा उत्तम पद प्रधान होता है, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब दोस्तों 11 से 16 तक पद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे। ये दोस्तों पद्यांश आपके सामने दिया हुआ है, आप इसको पढ़िए और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये थोड़ा सा पद्यांश का और भाग है, ये लाइनें और थोड़ी सी बची हुई हैं। अब दोस्तों प्रश्न है, पद्यांश में किसके आवेश का उल्लेख हुआ है। माता के, देश के, शत्रु के, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों देश के लिए हुआ है। जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको इसका उत्तर पता चल जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, कवि के मतानुसार असत्य है अस्थायी। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कवि के मतानुसार असत्य अस्थायी होता है, वह अधिक समय तक टिक नहीं सकता। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, रक्तिम श्रृंगार का अर्थ है
वीर सपूतों का रक्त बलिदान करना, रक्त बहाना, शत्रु का खून बहाना, और डी ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही हो जाएगा पद्यांश में रक्तिम श्रृंगार का अर्थ वीर सपूतों का रक्त बलिदान करना है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है शोणित तर्पण का अर्थ है। ऑप्शन है ए ऑप्शन में है शत्रु का रक्त बहाकर आक्रमणकारी के पितरों का श्राद्ध करना, बी ऑप्शन में है शत्रु का शोषण करना, और सी ऑप्शन में है दुखी होकर श्राद्ध करना, और डी ऑप्शन में है वीर सपूतों का रक्त बलिदान करना। तो यहाँ पर दोस्तों शोणित तर्पण का अर्थ हो जाएगा वीर सपूतों का रक्त बलिदान करना, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है पद्यांश में माता प्रतीक है देवी का, विश्व मैत्री का, सत्य अहिंसा का, राष्ट्र का। तो माता यहाँ पर राष्ट्र यानी देश के लिए प्रतीक माना गया है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश किस रस से संबंधित है, मैत्री रस से, भक्ति रस से, वीर रस से, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों संबंधित हो जाएगा, ये दोस्तों वीर रस से संबंधित है। ये पद्यांश जो हमने पढ़ा ये वीर रस से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारे पद्यांश पर आधारित प्रश्न खत्म हो जाते हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब आगे के दोस्तों प्रश्न है यामा किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। तो यामा दोस्तों महादेवी वर्मा की रचना है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यामा दोस्तों महादेवी वर्मा की रचना है और 1982 में इसी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है उर्वशी किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। तो उर्वशी दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और उर्वशी के लिए 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी दोनों प्रश्न जो थे इनमें दोनों ही लेखकों को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी इन्हीं रचनाओं के लिए दिया गया था। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है कान का कच्चा होना का अर्थ है कम सुनना, सुनी हुई बातों पर विश्वास ना करना, दूसरों की बात ना मानना, कान का कमज़ोर होना। तो कान का कच्चा होना का हो जाएगा सुनी हुई बातों पर विश्वास करना, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रवाहमयता मौखिक अभिव्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, निम्नलिखित में से किससे प्रवाहमयता का संबंध सर्वाधिक है। ऑप्शन है विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति, बी ऑप्शन में है सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग, सी ऑप्शन में है वार्तालाप करते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना, और डी ऑप्शन में है सर्वमान्य भाषा के प्रयोग के साथ साथ अप्रचलित शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग करना। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रवाहमयता मौखिक अभिव्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में साम्यक गति से प्रवाहमयता का संबंध सर्वाधिक है। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।